विस्कम एल्बम कहते हैं। हमारे हिमालय के गांव में लोग उसे बांदा के नाम से जानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में मिसल्टो थेरेपी एक बहुत वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थेरेपी है कैंसर के लिए। 3000 जनरेशंस ह्यूमन की हंटर गैदरर थी। 83,000 कुछ 330 के आसपास जनरेशन थी वो एग्रीकल्चरल थी, और मुश्किल से शायद 20 से 40 जनरेशन रही होंगी जो इंडस्ट्रियल जनरेशन, मिलेनियल और जेनजी की बात अगर करें तो कोक, चिप्स, कुकीज, ये तो शायद अभी एक जनरेशन, ये तो पहली जनरेशन है। सोसाइटीज हैं, ट्राइबल सोसाइटीज जो जंगलों में रहती हैं, उनको देखें तो उनमें ओबेसिटी नहीं दिखती। ये सब डिजीजेस का सीधा कनेक्शन खाना और लाइफस्टाइल, इन दो चीजों से कैंसर जो है वो 20% प्रिवेंटेबल। पब्लिश्ड एविडेंसेस, इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट सेइंग इट। 100 ग्राम इनटेक डाइट में फैट का बढ़ा तो 35% कैंसर रिस्क बढ़ा। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सोचते हैं कि हमने अगर फूड में, खाने में वो कंपाउंड्स नहीं भी लिए, हमने सप्लीमेंट ले लिए, लेकिन वो बात बिल्कुल बराबर नहीं। आपने समोसा खाया, वही समोसा आपने जब घर पर बनाकर खाया तो उसमें वो चाहे बिल्कुल सेम रेसिपी तो वो मोर हेल्दी। ना पढ़ाई का इतना स्ट्रेस ले, ना किसी रिलेशनशिप का स्ट्रेस ले, ना किसी और चीज। पेस्टिसाइड के डिब्बे में दही जमाने, अगर पूछिए कि क्या डेयरी प्रोडक्ट से कोई कैंसर का सीधा एसोसिएशन है तो बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिखता है। वेजिटेरियन डाइट है वो इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू द नॉन वेजिटेरियन। इंडियन डाइट की बात करें तो वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस्ड है। नमस्कार, मैं देव चौधरी इस नई पहल क्रॉनिकल्स ऑफ भारत की पहली कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज से एक बहुत ही खास प्रोफेसर, मैम सिस्मी की डायरेक्टर भी हैं और DUDDA बायोडाइवर्सिटी पार्क की इंचार्ज भी हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर वंदना मिश्रा मैम का। थैंक यू देव। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। मैम मैंने जब आपका CV पढ़ा तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उसमें लगी कि एक कैंसर जैसी बीमारी जिसके नाम से लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है, आपने उस पर काम किया है। तो मैं जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो आपकी रिसर्च जर्नी रही कैंसर और फूड पे लेके, वो कैसी रही और आपने यही टॉपिक क्यों चुना? ये बात है तब की जब हम मास्टर स्टूडेंट्स थे। मैं MSc कर रही थी 1998-99। हम हिमालय फील्ड ट्रिप पर गए। हमने वहाँ फील्ड ट्रिप पे देखा कि जंगलों में जो पौधे थे, जो पेड़ थे, उन पे कुछ ना कुछ इंसेक्ट का इन्फेक्शन था, फंगस का इन्फेक्शन था, लेकिन उसमें एक पौधा था मिसल्टो, जिसको विस्कम एल्बम कहते हैं। हमारे हिमालय के गांव में लोग उसे बांदा के नाम से जानते हैं। ये जमीन पे नहीं उगता, पेड़ों के ऊपर उगता है। एक सेमी पैरासाइट है। सेमी पैरासाइट मतलब हरा तो है, फोटोसिंथेसाइज करता है, लेकिन पानी और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के लिए पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अमरबेल कुछ होती है। हाँ, अमरबेल पैरासाइट है। अच्छा, फुली पैरासाइट। फुली पैरासाइट है, वो हरा नहीं है, ये हरा। अच्छा, क्लोरोफिल है। तो हमने क्या देखा कि ये प्लांट हमेशा इतना लश ग्रीन, इतना खूबसूरत, और बाकी पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, उन पे कुछ इन्फेक्शन है, लेकिन इस पे कभी कोई इन्फेक्शन नहीं। तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फिर जब वापस आए, इसके बारे में पढ़ा और जाना, तो देखा कि ये जो प्लांट है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में मिसल्टो थेरेपी एक बहुत वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थेरेपी है कैंसर के लिए। जर्मनी में तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेट थेरेपी है कि मतलब अगर कैंसर हुआ तो एलोपैथी तो लेंगे ही, लेकिन साथ में मिसल्टो थेरेपी लेंगे ही लेंगे, इतना विश्वास है लोगों का। हमारे यहाँ जंगलों में ये पौधा मिलता है, लेकिन इसको हमें इस तरह से उभारने की जरूरत है। तो ये सोच के हमने जब बहुत पढ़ा तो हमने देखा कि हमारे जंगलों में क्या होता है, जब पौधे अलग अलग जगह उगते हैं तो चाहे वो सेम स्पीशीज हो, तब भी उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदल जाती हैं, जो मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं वो बदल जाते हैं। तो पहला सवाल जो हमने अपने आप से पूछा कि जो मिसल्टो हिमालय में उग रहा है तो क्या उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो जो यूरोप में उग रहा है उसके जैसी हैं, उससे ज्यादा हैं, कुछ फर्क है,
ये सोचकर हमने अपनी रिसर्च शुरू की। वहां इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये इसकी एंटी कैंसर पोटेंशियल का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो वहां से हमने अपनी रिसर्च जर्नी शुरू की। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन मतलब मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा फूड के बारे में बात आती है, तो फूड एंड कैंसर का जो कनेक्शन क्या है, और अगर ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो कैंसर मतलब किस तरीके से इवॉल्व हुआ बीमारी के तौर पे? असल में अगर हम एवोल्यूशन को देखें, ह्यूमन एवोल्यूशन को, तो जो हम हंटर गैदरर जो हमारी स्टेज थी वो कुछ 2.5 मिलियन ईयर्स हमने हंटर गैदरर की तरह बिताए। फिर 10 से 12,000 साल तक ह्यूमन जो है वो एग्रीकल्चरल ह्यूमन था, हम एग्रीकल्चर में थे। 400 से 600 साल से हमने इंडस्ट्री शुरू हुई। अब अगर इस दौरान हम फूड देखें कि हमारा कैसे बदला और कितनी जनरेशन, अगर मैं इसे एक ह्यूमन जनरेशन मान लूं, जो हम जंगल में थे और जो हम आज हैं, अगर मैं इसे एक ह्यूमन जनरेशन मानूं तो 99.5% ऑफ जनरेशन तो हमारी हंटर गैदरर की जनरेशन का टाइम था। 0.5% टाइम हमने बिताया एग्रीकल्चर में, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल ह्यूमन है वो 0.01% ऑफ टाइम हमारी जनरेशन का इंडस्ट्रियल ह्यूमन हुआ। इसमें मैंने कोशिश की इसे कैलकुलेशन करने की इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस। तो 83,000 जनरेशंस ह्यूमन की हंटर गैदरर थी। 83,000? कुछ 330 के आसपास जनरेशन थी वो एग्रीकल्चरल थी, और मुश्किल से शायद 20 से 40 जनरेशन रही होंगी जो इंडस्ट्रियल जनरेशन रही होंगी। तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। और अगर फूड के इवोल्यूशन को देखें, जो हमारा सिस्टम इवॉल्व हुआ, हमारी फिजियोलॉजी इवॉल्व हुई, खाना पचाने का जो तंत्र इवॉल्व हुआ, तो वो तो इवॉल्व हुआ उस हंटर गैदरर के लिए। हमने इतनी जल्दी अपनी हैबिट्स को बदला। जब हंटर गैदरर थे तो जो प्राइमरी हमारा फूड बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं था, है ना, और जो कार्बोहाइड्रेट भी थे उनका जो टाइप है वो बहुत अलग था। क्या खाते थे? ट्यूबर, कुछ कंदमूल, है ना, तो कुछ जंगली फल जो कि बहुत मीठे नहीं होते, उनमें बहुत शुगर नहीं होती। तो जो कार्ब थे वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे। एग्रीकल्चर में जब हम आए तो हमने सीरियल्स पे फोकस किया, गेहूं, चावल, मक्का। अब यहाँ जो कार्ब है वो मोर स्टार्च रिच कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ठीक है। जब से इंडस्ट्रियल एरा आया तो हम आटा, चीनी, है ना, ये तो बहुत रीसेंट है। अभी तो मैंने इसमें जो बिल्कुल जिसे हम न्यू जनरेशन कहें, शायद मिलेनियल और जेनजी की बात अगर करें, तो कोक, चिप्स, कुकीज, ये तो शायद अभी एक जनरेशन, ये तो पहली जनरेशन है, इसका तो असर हमें इन रियलिटी एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में मालूम ही नहीं है ना। मतलब पहली जनरेशन जो ये सब खा रही है। तो अगर हम डिजीजेस की एवोल्यूशन देखें अब इस एवोल्यूशनरी स्केल पे, तो जो डिजीजेस, अगर हम जो भी पुराना टेक्स्ट हमारा अवेलेबल है उसे पढ़ें, या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं उसे देखें, या जो अभी भी कुछ सोसाइटीज हैं, ट्राइबल सोसाइटीज जो जंगलों में रहती हैं, उनको देखें, तो उनमें ओबेसिटी नहीं दिखती। से लिंक डिजीजेस जिनमें कैंसर, हार्ट डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस और बहुत सारी डिजीजेस इन्वॉल्व हैं जिन्हें हम अब लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, उन सब का कोई प्रेवलेंस उनमें दिखता ही नहीं। तो ये एक चीज तो सीधी लगती है कि खाना और लाइफस्टाइल, ये सब डिजीजेस का सीधा कनेक्शन खाना और लाइफस्टाइल, इन दो चीजों से। जो खाने की बात की है तो उससे आगे बताएं कि जो कैंसर है, क्या कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड ऐसे हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब आजकल कैंसर, बहुत दुख की बात है कि बहुत पास है सबके, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं ढूंढने जाऊं कि जिसके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को ना हो, तो शायद कोई मिले ही ना। बिल्कुल ना। तो
तुमने सवाल पूछा कि कैंसर, क्या कुछ फूड ट्रिगर करते हैं कैंसर? एक्चुअली होता क्या है, जब हम अभी आज हमारी डाइट जो रिच है वो किस चीज में रिच है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई कि कैंसर जो है वो 20% प्रिवेंटेबल है। अगर 100 लोगों को कैंसर होता है तो कम से कम 20 को ना हो कैंसर, अगर वो अच्छी डाइट लें, सिर्फ डाइट, नथिंग एल्स, सिर्फ डाइट, उससे बचा जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। एंड देयर आर पब्लिश्ड एविडेंसेस, इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट सेइंग इट, देयर आर पब्लिश्ड एविडेंसेस वेयर पीपल हैव डन, बहुत प्राइमरी रिसर्च किया लोगों ने। ठीक है, अब होता क्या है, जो आज कल हमें भूख लगी तो आप क्या करेंगे? आपको भूख लगी तो आप सोचेंगे कि फटाफट एक कुकी खा ली जाए या एक चॉकलेट खा ली जाए। कॉमनली वही बहुत आसानी से अवेलेबल है। अब तो 2 मिनट नूडल्स भी चल रहे हैं, है ना? इसमें जो हमारा शुगर है वो बहुत सिंपल शुगर है और आपके बॉडी में एकदम से पीक आई, स्पाइक आई, शुगर की स्पाइक ऐसे बॉडी में आई। ठीक है, जैसे बॉडी में शुगर आई तो एक रिलैक्सिंग और अच्छा फील हुआ। ठीक है, जिसने आपको अगली बार दोबारा से यही काम करने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, लेकिन ये जो शुगर की पीक आई तो बॉडी में इंसुलिन बनता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इंसुलिन की सर्च भी आई। मतलब यही कारण जो बच्चे इतना चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं आजकल, है ना, इंसुलिन की सर्च भी आई और साथ साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी बढ़े। अब जब ग्रोथ फैक्टर्स बढ़े तो सेल ग्रोथ बढ़ी। ठीक है, जब यही काम बार बार होता है तो ये मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट कर देता है। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज, फैट का कैंसर से कनेक्शन बहुत क्लैरिटी से एस्टैब्लिश्ड है। बहुत अच्छी रिसर्च है, ये दिखाती है कि अगर ग्लोबल रिसर्च है, ग्लोबल डेटा है जो कहता है कि अगर 100 ग्राम इनटेक डाइट में फैट का बढ़ा तो 35% कैंसर रिस्क बढ़ गया। सीधा 100 ग्राम से 35% रिस्क बढ़ गया 35%। तो जो फैट है, फैट का बहुत सीधा कनेक्शन दिखता है कैंसर से। तो जैसे अगर एनवायरनमेंट का कनेक्शन देखने की कोशिश करें कि एनवायरनमेंट कैसे ट्रिगर करता है और उसमें फूड का क्या रोल हो सकता है, तो जब पोल्यूटेंट्स का एक्सपोजर होता है, वो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे पानी के साथ पोल्यूटेंट जाए, हमें तो दिखता नहीं है लेकिन पानी में बहुत पोल्यूटेंट्स रहते हैं जो इवन आरओ वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, खाने के साथ जाएं, जब हम घर का खाना खाते हैं तो वो एक लेवल पे सेफ इसलिए होता है क्योंकि घर पे हम बहुत ध्यान देते हैं उसे अच्छी से धोने का, तो जो उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स चिपके थे वो काफ़ी हद तक धुल के निकल सकते हैं, लेकिन जो अंदर चले गए वो तो चले गए। लेकिन जब हम बाहर से खाना खाते हैं तो उस पर हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता कि वो कितने अच्छे से धुला, है ना। तो पोल्यूटेंट का एक्सपोजर तो इनएविटेबल है, जो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है। इवन एयर में पोल्यूटेंट्स हैं जो आप 24/7 इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पोल्यूटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं तो ये 2 तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, है ना, कुछ केमिकल्स इनमें से वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। जो पानी में घुलते हैं उनका परेशानी कम है, वो कम टॉक्सिक है क्योंकि वो हमारे यूरिन के साथ फ्लश हो जाते हैं। ठीक है, काफी उनमें से काफी फ्लश हो जाते हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारे बॉडी के फैट में, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, तो हमारे शरीर में बहुत फैट है ना, तो वो हमारे बॉडी के फैट में डिसॉल्व होके बॉडी में परसिस्ट करते हैं, हमारे शरीर में रह जाते हैं। और लंबे समय तक जब ये एक्सपोजर रहता है तो ये अकुमुलेशन होती रहती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है, उसके बाद वो बहुत सारी डिजीजेस में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ अगर हम अच्छा खाना ले रहे हो, ठीक है, तो भले ही वो हमारे शरीर में गए, लेकिन हमारे शरीर का अपना मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म। जीनोबायोटिक का मतलब होता है वो केमिकल्स जो इंसान ने बनाए हैं, जो नेचर में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उस सिस्टम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल था उसको कोशिश करते हैं पानी में सोल्यूबल बनाने की, ताकि वो फ्लश हो जाए और नुकसान ना हो। जो खाना है, फूड में विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी, ग्लूटाथियोन जो कि हरी सब्जियों में मिलते हैं,
फलों में मिलते हैं, जो अलग अलग रंग के फल हैं उनमें मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, इन सब का ये रोल होता है कि ये वो जो फैट सोल्यूबल केमिकल था उसको पानी में सोल्यूबल केमिकल में बदल दें और हमारी शरीर को नुकसान ना हो। तो ये एंजाइम्स को ट्रिगर फूड करता है। तो इसका मतलब एक्सपोजर सब पे बराबर है, लेकिन जो खाना अच्छा खा रहा है वो डिजीज से बचा रहेगा, क्योंकि उसका खुद का जो सिस्टम है वो उसे बचाएगा। अगर खाने पे कॉम्प्रोमाइज किया तो वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है ना। तो ये खाने का तो सबसे अहम रोल है खुद को बचाने में। तो आपने बताया कि कैंसर को 20% हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और आपने भी बताया कि कुछ सारे जो भोजन है इससे हम उससे बच भी सकते हैं। तो ऐसे मतलब स्पेसिफिकली कौन से फूड हैं जो उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं और उसको प्रिवेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं? देखो, ये जब खाने की बात करें ना, तो कैंसर के प्रोग्रेशन के पाथवे को देखें तो वो बहुत लंबा इनिशिएशन है, प्रोग्रेशन है, ठीक है, मेटास्टेसिस है, ऐसा करके एक पाथवे होता है। हर स्टेप पे अलग अलग प्लांट केमिकल, प्लांट कंपाउंड का रोल होता है। इतना सब समझना और फिर उसके हिसाब से खाना खा पाना शायद सबके लिए इतना आसान ना हो। लेकिन जो एक सीधी, कई बार क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सोचते हैं कि हमने अगर फूड में, खाने में वो कंपाउंड्स नहीं भी लिए, खाने में हमने वो फाइटोकेमिकल्स नहीं लिए, तो हमने सप्लीमेंट ले ली। मार्केट में देखो हजारों सप्लीमेंट अवेलेबल है कि हमने इस विटामिन का सप्लीमेंट ले लिया, इस मिनरल का सप्लीमेंट ले लिया, लेकिन वो बात बिल्कुल बराबर नहीं होती। क्यों? जब हम सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट का मतलब एक चीज को लिया अधिक मात्रा में। जब मैंने एक फ्रूट खाया तो उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हुए जिनका ये अलग अलग स्टेप पे रोल है। जो शरीर के अंदर रिएक्शंस चल रही हैं उनका ये अलग अलग स्टेप पे उनका रोल है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक आर्टिस्ट अगर गिटार बजा रहा है तो जो बात हो रही है, या एक पूरा ऑर्केस्ट्रा की जो सिम्फनी है, है ना, तो वो जो ऑर्केस्ट्रा की सिम्फनी है उसका जो रोल है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो की है, जैसे मैं तुम्हें स्पेसिफिक एग्जांपल तुमने पूछे, टमाटर में लाइकोपीन एक पिगमेंट है, ठीक है, जो रेड कलर है टमाटर का। अब ये जो है ये वाटरमेलन में भी है, ये रेड गुआवा में भी है, जो कि लाल फलों में, हाँ ज्यादातर में, कुछ में अलग चीज भी है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल है शरीर को बचाने के लिए, और इसका बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड रोल है कैंसर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को देखें तो जो कैंसर है और हार्ट डिजीजेस हैं वो सब शुरुआत होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब हुआ शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें बनने लगती हैं जिनसे वो अपनी ही सेल्स को मारने उनको कुछ, कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, है ना। तो वो अपने ही अंदर इतना स्ट्रेस हो गया कि वो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगी। ये जो फूड है, जैसे टमाटर है, मूंगफली में एक पिगमेंट होती है, जो उबली हुई मूंगफली, तो मूंगफली में या इवन जो लाल अंगूर हैं उनमें रेस्वेराट्रोल, जितनी हरी सब्जियां हैं उन सब में होता है ल्यूटियोलिन। चाहे पालक की बात करें, चाहे तुम्हारे ब्रोकली की बात करें, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, ठीक है, इन सब में टमाटर, अनार में होता है पिट्यूनिडिन, ठीक है। और ये सब जो मैं नाम ले रही हूँ इन पे बहुत रिसर्च अवेलेबल है, इन पे, जिसमें लोगों ने दिखाया कि ये कैसे कैसे आपके शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। लहसुन में सल्फर रिच होता है, लहसुन वो भी हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता है। हल्दी में कर्क्यूमिन है। इनफैक्ट हमने हमारी रिसर्च है, रीसेंट रिसर्च है, जिसमें हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ मिलकर रिसर्च की, जिसमें हमने दिखाया कि जो कैंसर मेनली शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। उनमें से एक प्रोटीन जिस पे बहुत रिसर्च हुई है वो है P53। थोड़ा अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ें लोग, तो बहुत मजा आएगा। P53 पे बहुत काम हुआ।
लोगों ने दिखाया कि जितने भी अलग अलग तरह के कैंसर हैं वो P53 की म्यूटेशन से हुए, अलग अलग म्यूटेशन से। अब हमने ये रिसर्च करके दिखाया कि हल्दी जो म्यूटेंट्स बने P53 के, P53 प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, म्यूटेशन हुई तो वो स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बदला तो वो काम नहीं कर पा रहा है जो पहले कर दिया करता था। हल्दी को जब इंसान ने हल्दी खाई तो वो जबकि म्यूटेंट था लेकिन फिर भी हल्दी उसमें बाइंड करके उसने उसके स्ट्रक्चर को रिटेन किया। तो जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है, हम अगर देखें तो हम हल्दी सब्जी में डालना, तो हर घर में हम सब्जी खा ही नहीं सकते बिना हल्दी की, बिल्कुल, है ना। तो ये जो हमारा ट्रेडिशन डेवलप हुआ है ये भी तो इवॉल्व हुआ है एक्चुअली। तो खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिकली अलग अलग रंग के फल, हर सीजन की सब्जी। अगर हम एक ऐसी डाइट लें जो कि रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, रिच इन गुड फैट हो, गुड फैट एज इन ओमेगा 3 रिच हो, जो अखरोट में मिलता है, फ्लैक्स के सीड्स में मिलता है ना। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जिनमें बॉडी में शुगर रिलीज स्लो रहे, एकदम से स्पाइक नहीं है। शुगर तो रिलीज होगी, उससे क्या होगा, आपको भूख भी बहुत देर में लगेगी, चॉकलेट जैसा ना हो, तो उसमें क्या होगा, आपको भूख जो है ना वो देर में लगेगी, भूख बहुत जल्दी नहीं लगेगी। तो ये जो कुछ चीजें अगर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर ले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब हुआ साबुत, जैसे चना, मूंग, मोठ, छोले, कोई भी जो साबुत स्प्राउट्स, ये जो साबुत चीजें भिगो के खाते हैं हम, उबाल के खाएं, तो ये जो खाने हैं ये आपको बिल्कुल बचाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, है ना। ओबेसिटी से चीज शुरुआत होती है बहुत बीमारियों की, तो अच्छी डाइट ओबेसिटी से भी बचाएगी और बीमारियों से भी बचाएगी। तो जैसे अभी आपने जो फूड है जो प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं कैंसर को, उनके बारे में बताया, आपने टर्मरिक हल्दी के बारे में बताया और काफी सारे इंडियन फूड्स के बारे में बताया। बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो अब की जो जनरेशन है वो फॉरेन का जो फूड कल्चर है उसे बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रही है, अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही है। तो वो दोनों जो फॉरेन का हमने फूड कल्चर अपनाया है और जो इंडियन फूड कल्चर है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है इस चीज को? अगर पहले बात इंडियन फूड की करें तो जो हमारा जो एक बहुत बैलेंस डाइट है, अगर हमारा खाना देखें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, इसमें वो सब चीजें आ जाती हैं जो आपको चाहिए। कोई भी दिन नहीं होगा जब आप सब्जी नहीं खाएंगे, कोई भी दिन नहीं होगा जब आप दाल नहीं खाएंगे। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेन में लोगों को एनिमल प्रोटीन पे डिपेंड होना पड़ता है। मीट बहुत कॉमन है वहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत कम है, मीट नहीं है ना। तो जो डाइट है हमारी वो इतनी बैलेंस्ड है और उसमें जो स्पाइसेस हैं वो उस तरह इवॉल्व हुए हैं कि वो हमारी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स को कवर करते हैं। आप किसी से फॉरेन में बात करेंगे जो लोग वेजिटेरियन हों तो वो बहुत वरिड होंगे कि हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का क्या करें। मैं MIT में थी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने काम किया कुछ समय, कैम्ब्रिज। तो वहाँ कुछ लोग साथ में जो थे तो वो कहने, कुछ वेजिटेरियंस थे, उन्होंने कहा कि मैंने वेजिटेरियन जब से मैंने ये अडॉप्ट किया तो मैं बहुत वीक हो गए क्योंकि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। हम तो सालों से वेजिटेरियन है, पैदा ही वेजिटेरियन हुए, हमें कभी कोई वीकनेस फील नहीं हुई क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना बैलेंस्ड है, उसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि कैसे हम फॉरेन के फूड को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है, जो फॉरेन का फूड है अगर उसे ओरिजिनल फॉर्म में एक अडॉप्ट करते तो शायद बहुत ज़्यादा परेशानी ना भी होती। हम जब पास्ता, जिसे हम पास्ता कहते हैं, उसमें वो मैदा ज़्यादा है, सब्जियां या बाकी चीज़ें कम है। आप यही पास्ता वहाँ जाइए और खाइए तो आप देखेंगे उसमें मैदा बहुत कम होगा। हम जब पिज्ज़ा खाते हैं तो उसमें बहुत थिक मैदे का बेस है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल कार्ब है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल मैदा ही लगता है ना।
आप यही पिज्जा इटली में खाइए तो आप देखेंगे इतना पतला बेस है कि मैदा बिल्कुल कम है। तो जो वहीं का फूड जिसे हम वेस्टर्न फूड कहते हैं, उनकी डाइट में सूप, वो लोग बहुत कॉमन सूप एक इंटीग्रल पार्ट है। हम इसे दाल कहते हैं, वो उसे लेंटिल सूप कहते हैं। रेसिपी मोर और लेस सिमिलर टाइप की होती है। अगर आप जाकर वहां देखें तो वो कहते हैं लेंटिल सूप। वो जिसे हम दाल कहते हैं वो खाने से आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अगर किसी ने ना बताया होता आप कहते कि दाल तो वहां भी खाते हैं, ठीक है। तो अगर वेस्टर्न पॉपुलराइज वो चीजें नहीं हुई, पॉपुलराइज कुछ और चीजें हुई और उनका भी रंग रूप बदल गया। अगर वो उसी फॉर्म में हमने एक्सेप्ट की होती, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये मार्केट ड्रिवन है। ये सब आपके अंदर जब हाई एकदम से ग्लूकोज सर्ज आती है तो रिलैक्सिंग फील होता है। वो फीलिंग के लिए आप वो ग्लूकोज सर्ज बार बार लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सब कुछ मार्केट ड्रिवन है। ये फिजियोलॉजी की क्या नीड है उसको ध्यान में रखकर किसी ने नहीं प्रमोट किया। बिल्कुल। ये तो एक कॉमनली कैंसर की बात हो रही है, सभी में कैंसर किस तरीके से हो रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जैसे अगर हम विमेंस में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर है और बहुत सारे ओवरीज के कैंसर है, या फिर मेल्स में देखें तो प्रोस्टेट कैंसर जैसे है। तो इन सब पे क्या इफेक्ट है डाइट का? देखिए, अभी तक आपने जिन कैंसर्स के नाम लिए, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर, ये सभी कैंसर जो है ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड है। और जो हार्मोन्स हैं बॉडी में वो सीधा सीधा उनका कनेक्शन पोल्यूटेंट्स के साथ है। पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, जीनोबायोटिक पोल्यूटेंट्स जो जाने अनजाने चाहते हो, जब आपके सामने खाने की प्लेट है आप उसमें पोल्यूटेंट देख नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो पोल्यूटेंट फ्री है, ठीक है। इनफैक्ट आजकल बहुत बार बच्चे खाना घर से ले जाना शायद उतना ट्रेंडी ना हो, वहीं कुछ खरीद के खाना ज्यादा फैशन में हो, ठीक है। जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो वो ले जाएगा, जो अफोर्ड कर पा रहा है तो सोचेगा कि वहीं खरीद के खाएंगे तो कूल लगेंगे, है ना। अब इसमें खाना धुला नहीं धुला, उसमें आपने समोसा खाया, वही समोसा आपने जब घर पर बनाकर खाया तो उसमें वो चाहे बिल्कुल सेम रेसिपी हो तो वो मोर हेल्दी है, क्योंकि वो ऑयल जो है वो बार बार किसी ने पकाया नहीं। वही समोसा जब आपने बाजार में खरीद के खाया तो क्योंकि वो तेल बार बार पका तो वो इतने टॉक्सिकेंट्स उसमें जनरेट हो गए कि सेम रेसिपी होने के बावजूद वो समोसा आपके शरीर को नुकसान करेगा, है ना। तो जो आपने अब जो कैंसर्स, हार्मोनल कैंसर्स की बात हम कर रहे थे, तो जो टॉक्सिकेंट्स की एक्सपोजर है, चाहे पानी से, चाहे खाने से, चाहे ब्रीदिंग से, जो टॉक्सिकेंट की एक्सपोजर है हमारी, जो टॉक्सिकेंट्स हमारे अंदर जा रहे हैं, इवन स्किन के थ्रू भी जा रहे हैं, तो जो टॉक्सिकेंट्स हमारे अंदर जा रहे हैं वो टॉक्सिकेंट्स हमारे अंदर जो पाथवेज को प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ कैंसर बल्कि बहुत कम उम्र के लोगों को आजकल कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, जो हमने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। बहुत ही यंग एज में कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, क्योंकि पोल्यूटेंट का बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम बात खाने की कर रहे हैं। तो पोल्यूटेंट का एक्सपोजर हाई है और खाने में तब्दीली है। जो फल सब्जियां हम खाया करते थे वो थोड़ी कम हो गई, जबकि मैं ये नहीं मानूंगी जो यंग जनरेशन है वो बहुत अवेयर है। आजकल वो अवेयरनेस फिर भी ज्यादा है और यंग बच्चे पूरी कोशिश करते हैं हेल्दी खाना खाने की, एक्सरसाइज करने की, है ना। तो ये एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी ना, जब हम बात करते हैं ना कैंसर या हार्ट डिजीज या और बहुत सारी बीमारियां जिनको मैंने कहा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शुरू होती हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में पोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और खाना उसको कम करने में मदद करता है। जब हम हेल्दी खाना खाते हैं उसको कम करता है, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो सिमिलर तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जैसा पोल्यूशन से हो सकता है या किसी और चीज से हो सकता है। तो
ये बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को मिनिमल रखें कोशिश और कीजिए कि स्ट्रेस ना लिया जाए। अच्छा खाना खाएं और स्ट्रेस को मिनिमम रखें। ना पढ़ाई का इतना स्ट्रेस लें, ना किसी रिलेशनशिप का स्ट्रेस लें, ना किसी और चीज का। बिल्कुल। जो बेस्ट आदमी करे अपने तरफ से, जो बेस्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस में तो आप जो परफॉर्म कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते और वहीं से सारी डिजीजेस शुरू होती हैं। खाने में पॉल्यूटेंट्स की जो आपने बात की, तो जो मेजर जो फूड हमारे पास आता है, जो ग्रेन्स से हमारे पास आते हैं, वो हरियाणा और पंजाब से आते हैं। एंड मैं खुद भी हरियाणा से हूँ, तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं खाने में। जो हम भोजन उगाते हैं, मतलब ग्रेन्स जो हम उगा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं और सबसे ज़्यादा वहीं से ग्रेन्स आते हैं। और वहाँ कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पिछले कुछ टाइम में देखें तो पंजाब में तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। बहुत मतलब ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके कारण सारी परेशानी है ह्यूमन की, कैंसर के लिए। और उसके अलावा एनवायरनमेंट में जो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो एक्सेस है, तो जो बचा हुआ रेमिनेंट्स जो है वो नदियों में पहुंच जाते हैं सरफेस वाटर, बिल्कुल, रन ऑफ के थ्रू। वहाँ नदियों में यूट्रोफिकेशन हम इसे कहते हैं, जहाँ जिसे कहते हैं कि एक नदी की डेथ शुरू हो गई। जब ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नदी में पहुंच गए, फर्टिलाइजर्स, तो नदी में जो छोटे छोटे शैवाल्स हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो बहुत फास्ट ग्रो करने लगी। और उसकी फास्ट ग्रोथ से जब वो एल्गी की डेथ होगी, इसे हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं, तो वो जब उस एल्गी की डेथ होगी तो जो ऑक्सीजन है वो सब खत्म कर देगी उस नदी का। अब वो ऑक्सीजन उसने जब डेथ के बाद डिकम्पोजिशन, जो प्लांट मैटर होगा, डेड प्लांट मैटर, उसके डिकम्पोजिशन में वो पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देगी, वाटर की ऑक्सीजन लेवल डाउन, वो खत्म हो जाएगा। अब जो बाकी मछलियां हैं और इंसेक्ट्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, उन सब के लिए वो उसके बाद वो पानी धीरे धीरे उनकी भी डेथ हो जाएगी। इनको ये इतना ग्रेट फिनोमेना है कि ओशियन में बहुत सारी जगह डेड जोन्स हैं। ऐसे बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहां कोई लाइफ नहीं है किसी तरह की, सिर्फ इस एक रीजन से, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपने बात की हरियाणा पंजाब की, लोगों में अवेयरनेस उतनी कम हुआ करती थी कि मैंने खुद देखा कि लोग पेस्टिसाइड के डिब्बे में दही जमा देते हैं। हाँ, है ना, मतलब खाली डिब्बा पेस्टिसाइड का। बिल्कुल। तो वो शायद अवेयरनेस का लेवल इतना कम हुआ करता था क्योंकि ऑल्टरनेट्स तो अवेलेबल हैं। ऑल्टरनेट्स के साथ मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अवेलेबल है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हो सकता है कि शुरुआती यील्ड बराबर ना भी हो, है ना, लेकिन किसान के पास तो वो बफर है नहीं कि वो मैनेज कर पाए कि कुछ टाइम यील्ड मेरी नहीं बढ़ी तो भी मेरा काम चल जाएगा। मेजर रोल यही है फर्टिलाइजर डालने का, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना, प्रोडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो उसके पास वो बफर है नहीं। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली अडॉप्ट करने की जरूरत है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल समझना होगा, तो हम सक्सेसफुली इन्हें इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे और चीजें पॉजिटिव दिशा में बढ़ी भी हैं। अगर अवेयरनेस की बात करें तो गांव-गांव में लोगों को अब ये पता है कि पेस्टिसाइड का यूसेज कम होना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद एक बार एक गांव में गई और उनसे बात की तो उन्होंने कहा, नहीं जी, ये जो अंगूर है ये हम कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि हम जब इन पे पेस्टिसाइड डालते हैं तो ऐसे पेस्टिसाइड करते हैं कि बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, नहीं जी, हम तो ये खाते ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बढ़ी तो है, पर अभी रास्ता बहुत लंबा है। मैंने एक चीज और देखी है, ये तो एग्रीकल्चर की बात होगी। अगर जो हम एनिमल्स को जो रखते हैं, जो लोग किसान लोग, तो मेरे एक डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर है वैसे, मतलब वो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि एक डिक्लोफेनेक नाम से एक मेडिसिन दी जाती है एनिमल्स को। तो अगर वो उन्हें दे दी जाए किसी एनिमल को और बाई चांस उसकी डेथ हो जाए
और अगर बाद में कोई बर्ड्स भी उसे खा रहे हैं, उसके जैसे जो डिकम्पोज होते टाइम जो मीट वगैरह उसका होता है उसे खाते हैं फ्लैश वगैरह को, तो वो बर्ड्स तक मर सकते हैं, इतना ज़्यादा उनका इफेक्ट है। और अभी हाल ही में मतलब एक हुआ है कि मीट तो लोग खाते ही हैं, अभी भी नॉनवेज तो खाते ही हैं लोग काफ़ी सारी जगह। अब तो एक वीगनिज्म, और पहले तो वेजिटेरियन थे लोग, अब वीगनिज्म एक नई चीज़ चल गई है, तो उसका कैंसर पे कोई इफेक्ट है? पहले आपके पहले सवाल की बात करते हैं। आपने जो डिक्लोफेनेक की बात की, तो ये पेन किलर है। डिक्लोफेनेक पेन किलर है और एनिमल को हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए और दर्द से बचाने के लिए ये ऐसा हो गया है कॉमन प्रैक्टिस की तरह कि सुबह शाम दिया जाता कोई भी दे रहा है, लेकिन वो बैन हो गया। तो अब डिक्लोफेनेक एनिमल्स को नहीं दिया जाता, ये बैन मेडिसिन है, ठीक है। हाँ, एंटीबायोटिक्स अभी भी दिए जाते हैं, बहुत कॉमन है कि उनको रेगुलर एंटीबायोटिक दिया जाता है और एंटीबायोटिक जो है वो बहुत कम मात्रा में उनकी बॉडी के अंदर यूज होता है, बाकी उनके जो फीकस है, जो उनका डंग है, उसके साथ बाहर चला जाता है। वो डंग को कॉमनली हम मेन्योर की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल, तो उसका एक्सपोजर फील्ड में हो जाता है। अब एंटीबायोटिक तो बने इसलिए है कि बैक्टीरिया को मारें, हमें बैक्टीरिया डिजीज से बचाएं, तो उनका जो बैक्टीरिया को मारने का पोटेंशियल है, उसके चलते जो खेतों में जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फसलों को अच्छी तरह बढ़ने में मदद करते हैं, जो उनकी पॉपुलेशंस भी डिक्लाइन हो जाती है। मतलब जो मैन्योर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर रहे हैं वो भी नुकसान हो जाता है। अगर लोग एनिमल को उस तरह रियर कर रहे हैं जहाँ पे वो एंटीबायोटिक रेगुलर नहीं दे रहे हैं, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये एंटीबायोटिक देना बड़ा कॉमन है क्योंकि ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो उसके कारण वहां भी परेशानी हो जाती है और ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल, अब इस तरह जो आपकी फसल जो यील्ड कम हुई वो आपको दिखाई नहीं दी, आपको पता ही नहीं, है ना। तो ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। फिर आपने कहा वीगन की बात की। अगर पूछे कि क्या डेयरी प्रोडक्ट से कोई कैंसर का सीधा एसोसिएशन है, तो बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिखता ऐसा, ठीक है। वीगन की जब लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मिल्क, एग को किसी भी तरह के एनिमल प्रोड्यूस को रिस्ट्रिक्ट कर दें। बिल्कुल, अगर आपने अपनी उन नीड्स को जो आपको डेयरी से मिल रही थी सब्स्टिट्यूट कर लिया बाय सोयाबीन का पनीर, जो पनीर होता है टोफू कहते हैं, या सोयाबीन मिल्क, तब कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने उसको उससे सब्स्टिट्यूट नहीं किया और आपने दूध पीना छोड़ दिया, दही खाना छोड़ दिया, पनीर खाना छोड़ दिया और आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको अपना डाइट को इस तरह मेंटेन करना पड़ेगा कि वो सारी डेफिशिएंसी किसी और चीज से पूरी हो। जो वेजिटेरियन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, इतना ठीक से डाइट प्लान बना पाना आपको, है ना, इतनी क्लैरिटी से आपका डाइट प्लान बने कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो वो जो चीजें आप नहीं ले रहे हैं वो आप कोई और सोर्स से ले रहे हैं, जिस चीज की कमी हो रही है कहीं से आए। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस पर फोकस नहीं होता, बस ये छोड़ दिया, तो फिर डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बहुत कंप्लीट फूड है, उनमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे छोड़ देना शायद बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट की कहीं, तो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो वेजिटेरियन डाइट है वो एनवायरमेंटली भी ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर हम सीधा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएं तो जितनी एनर्जी सन से आई वो प्लांट्स ने फिक्स की, ठीक है। फिर प्लांट से जो पहला जो भी प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, चाहे वो कोई भी हर्बीवोर हुआ, अगर हमने प्लांट खाया तो जो सन से प्लांट ने लिया था उसका जो प्लांट ने रिटेन किया था, जो एक जिसे हम 10% लॉ कहते हैं, तो वो हम तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी हर्बीवोर ने खाया, जैसे गोट ने खाया, है ना, बकरी ने खाया, और फिर हमने बकरी को खाया, तो अगर 100 यूनिट सन से आई थी,
10 यूनिट बकरी में पहुंची थी और 1 यूनिट हम में पहुंची। मतलब कि वेज में ज्यादा फायदा है। हाँ, और अगर यही चेन और बड़ी हो गई, सपोज जैसे फिश के केस में, तो वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, एनर्जी एक्सपेंसिव है, और भी लो आएगा, और भी लो होगा। तो जितनी ये चेन बड़ी होती जाएगी उतनी एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो अगर जहाँ पे दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है सबको खाना मिले, सबको न्यूट्रिशियस खाना मिले, तो जो वेजिटेरियन डाइट है वो इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल है एज कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियन डाइट। बिल्कुल। जिसमें कि अगर इंडियन डाइट की बात करें तो वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस डाइट है, उसमें आपको किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं होगी। कल्चरली प्लान भी कल्चरली प्लान बिल्कुल इसी तरह इवॉल्व हुई है कि उसमें सब कुछ है। बिल्कुल। ये तो हो गई कैंसर के होने ना होने, उसको प्रिवेंट करने की बात। अगर मान लीजिए कैंसर हो गए तो उसके रिकरिंग को कैसे रोका जा सकता है? तो आपने रेकरेंस पे पूछा कि रेकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, क्योंकि कैंसर में एक जो सबसे बड़ा खतरा रहता है कि एक बार ठीक भी हो गया तो दोबारा ना हो जाए, क्योंकि दोबारा होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च है जिसमें सोयाबीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिखाया है रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। स्टडीज़ हैं जिन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पे, इन्होंने दिखाया 5000 लोगों का डेटा है जिन्होंने ये दिखाया कि जिन लोगों को कैंसर हुआ था 5,000 लोगों को स्टडी किया, जो लोग सोयाबीन रिच डाइट पे थे, वो सोयाबीन को चाहे किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, चाहे सोयाबीन का पनीर खा रहे हो, चाहे सोयाबीन का दूध ले रहे हो, या जो फलियां आती हैं सोयाबीन की जिसको हम बीन्स कहते हैं, बीन्स की फॉर्म में खा रहे हो, या सोयाबीन को भिगो के जैसे हम उबाल के खाते हैं, तो किसी भी फॉर्म में अगर सोयाबीन को खा रहे हो तो उनको रेकरेंस नहीं हुआ। ओनली सोयाबीन या बाकी सीरियल्स भी होते हैं? बाकी भी जो हमने बात की अभी तो मैं स्पेसिफिक रिसर्च पेपर साइट डिस्कस करना चाह रही थी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ग्रीन टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी और नॉर्मल टी में थोड़ा सा फर्क होता है प्रोसेसिंग में, लेकिन ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आई थिंक एपिगैलेक्टोलेक्टिन कुछ ऐसा नाम होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, उसका बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड रोल है कैंसर प्रिवेंशन में भी और रेकरेंस के प्रिवेंशन में भी। अगर इंडिया से बाहर जाएं तो ग्रीन टी मेजरली वो ग्रीन टी ही पीते हैं लोग, यहीं पीते हैं दूध वाली चाय खाली। हाँ, तो ग्रीन टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रीन टी को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना एक बहुत अच्छा शुरुआत रहेगी सबके लिए। आप एंड में सोसाइटी को कैंसर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है अपने आप को ये बताना कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और बहुत छोटी चीज़ खाना, अच्छा खाने से कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। 100% तो प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे और भी रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन कम से कम 100 में से 20 लोगों को कैंसर नहीं होगा अगर वो अच्छा खाना खा रहे हैं। अब सवाल है अच्छा खाना मतलब क्या? अच्छा खाना मतलब ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, सिंपल शुगर्स ना हो। अगर सिंपल शुगर्स हों तो वो डायरेक्ट फ्रूट से हों, ठीक है, मीठी चीजें नहीं हो। दूसरा, मिनिमल प्रोसेसिंग हो फूड की, जितनी कम प्रोसेसिंग हो उतना अच्छा है। जब हम फास्ट फूड कहते हैं तो वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, है ना, तो जितना कम प्रोसेसिंग हो उतना अच्छा। फल सीधा खाएं, है ना, सब्जियों को जितना कम पका हुआ स्वाद भी बन जाए, खाना तो स्वाद से ही चलेगा, है ना। फैट जो है वो क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी पे फोकस हो, गुड क्वालिटी फैट हो। एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें फ्राइड का भी कोई रोल है क्या? जैसा हमने पहले कहा था कि फैट का सीधा एसोसिएशन है। जितनी ज्यादा फैट का इंटेक, कम से कम कुछ टाइप के कैंसर जैसे एंडोमेट्रियल, ओवेरियन, थायराइड, मतलब जो हार्मोनल बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें फैट का, ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी स्टडीज अवेलेबल है जिन्होंने दिखाया कि फैट इंटेक बढ़ा। और सिर्फ हमारे देश नहीं, मुझे एक स्टडी याद आती है, 27 देशों को स्टडी किया था, तो जिसमें कि जितना फैट का इंटेक बढ़ा उतना कैंसर का रिस्क बढ़ा, ठीक है। तो फैट की क्वांटिटी कम हो
और फोकस्ड क्वालिटी पे हो। जितना हम ले रहे हैं वो गुड क्वालिटी फैट हो। गुड क्वालिटी मतलब नेचुरल फैट हो, सैचुरेटेड फैट नहीं हो, है ना। तो जो ओमेगा 3 रिच हो, ऑलिव ऑयल। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स कार्ब की जब बात की थी, तो जो स्प्राउट्स हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट जितना भी इनकॉर्पोरेट कर पाए, है ना, चने। अच्छा, उसके बाद सब्जियां और फल जो हैं वो खाने का 2/3 हिस्सा हो। हर मील में डेयरी प्रोडक्ट, हर मील में अवॉइड करने की कोशिश करें। डेयरी प्रोडक्ट का जो फायदा है, क्योंकि बहुत सारी जो दूध की बनी चीजों में बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने शुरुआत में एक बात की थी, विटामिन बी। विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोल्यूटेंट्स को कॉम्बेट करने में, कि वो आपके अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको रोक देगा, है ना। तो बहुत सारे विटामिन, बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स में अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रूट्स एंड, और जब हम बात करें फ्रूट्स की, तो सीजनल फ्रूट ऑफ एवरी कलर, आई थिंक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये समझना इसमें फ्लेवोनॉइड है, इसमें सेलेनियम है, इसमें फॉलिक एसिड है, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत आसान है ये समझना कि हर रंग का फ्रूट डाइट में हो। हर रंग का फ्रूट, पीला, लाल, नारंगी, हर रंग का फ्रूट डाइट में हो, वेजिटेबल डाइट में हो। तो बस ये बहुत आसान तरीके हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन और ये जो यंग जनरेशन है, तो ट्रेंड सेटर है। तो जब ये ट्रेंड सेट कर देंगे तो दुनिया इनको फॉलो करेगी, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैज टू बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, वॉट एवर फैट इज देयर वो क्वालिटेटिवली गुड फैट, ठीक है, with high fruit and vegetable and dairy product. I think that should be a good diet. और जो हमारी इंडियन प्रिपरेशंस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, वो एकदम बैलेंस हैं। उनमें जो स्पाइसेस हैं, हर स्पाइस का अपना रोल है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं स्पाइसेस। लाल मिर्च का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, जितना विटामिन सी किसी चीज से नहीं मिलता जितना लाल मिर्च से मिलता है ना। तो जो स्पाइसेस, उनका अपना सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घर का खाना खाएं, प्लास्टिक के बर्तनों में की बजाय स्टील के बर्तनों पे शिफ्ट करें। जो स्टील, जो हमारी पुरानी जो ओल्ड ट्रेडिशन थे, स्टील किसी चीज से रिएक्ट नहीं करती। कोई खाना हम स्टील में रखें तो कभी स्टील पे निशान आया देखा नहीं, लेकिन प्लास्टिक में सब्जी लेकर जाए तो निशान आ जाएगा ना, बिल्कुल, है ना। तो स्टील, कांच को कैरी करना मुश्किल होता है, टूटने का डर रहता है ना, भारी भी हो जाता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं। स्टील के बर्तन, जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स थे, वो बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड्स हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू मैम। वैसे तो आपने कैंसर पे सारी चीज़ों को कवर कर लिया, बट अगर आपको फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको लगता है कि कैंसर पे आपको और पूछना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हमारे मैम से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच।